हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, आज हम ना थोड़ा सा पावर सेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करेगा, क्योंकि अगर पावर सेक्टर के स्टॉक्स आप लोगों के पोर्टफोलियो में हैं या आप इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढ रहे हो, आप सोच रहे हो कि कौन से अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकोगे पावर सेक्टर के, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पावर सेक्टर के अंदर क्या हलचल चल रही है और क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट एंड थर्मल पावर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए वीडियो पे पूरा एंड तक बने रहिए। तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो से 2-3 स्टॉक्स मिलने में हेल्प हो जाए, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके चल सको। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बजट से लेकर न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बजट 2024 में, जो कि अभी जुलाई में देखते, देखो आपको पता है दोबारा से हमारा जो सरकार बनी है तो बजट आने वाला था, उसके अंदर देखिए व्हाट डज इंडियाज पावर सेक्टर एक्सपेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, जो है ना सीतारमन, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमारा, जो आप ये कह सकते हो हमारा जो इंडिया है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि पावर सेक्टर में एक की इशू है कैपेसिटी को बूस्ट करना, ताकि जो राइजिंग डिमांड को मीट किया जा सके। ट्रांसमिशन नेटवर्क का एक्सपेंशन और स्ट्रेंथनिंग भी जरूरी है, ताकि इंक्रीज कैपेसिटी को सपोर्ट किया जा सके। गाइस, एक और प्रेसिंग कंसर्न है थर्मल कैपेसिटी को ऐड करने का, लीड टाइम्स को मिनिमाइज करने का और एसेंशियल इक्विपमेंट की टाइमली प्रोविजंस इंश्योर करना। गाइस, आपको बता दूं कि जो ग्रेड स्टेबिलिटी है ना, टू इम्प्रूव, तो उसको ना इम्प्रूव करना है और टेक्नोलॉजी कॉस्ट को रिड्यूस करना भी बहुत ज़्यादा वाइटल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एंड आप ये कह सकते हो साथ के साथ हमें अपनी जो कैपेबिलिटी होती है, जो हमारी कैपेसिटी होती है, उसको भी उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि बजट जो आने वाला है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें बहुत सी चीज़ें अपनी पावर सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा फोकस में लेकर चलिएगा। गाइस, देखा जाता है कि ग्रिड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना और टेक्नोलॉजी कॉस्ट को रिड्यूस करना भी वाइटल है एंड डिपेंडेबल पावर सप्लाई मेंटेन करने के लिए। गाइस, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी को सिक्योर करना और न्यू टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना भी सेक्टर की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इंटरिम बजट की अगर बात की जाए 2024 की, तो जो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा सेंटर है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की थी। आप देखो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आगे पीछे करके ये सब पढ़ के चल सकते हो। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पूरा पढ़ के एक ही बार में बता रही हूँ कि सेंटर के पावर सेक्टर इनिशिएटिव्स और इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी को इंटरिम बजट 2024 में 28,352 करोड़ का, कितना 28,352 करोड़ रुपए एलोकेटेड किए गए थे। एंड ये 2023-24 की रिवाइज एस्टिमेट से ना देखा जाता है कि 50% ज़्यादा इंक्रीज मतलब मिला है, मतलब अमाउंट। एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तौर पे देखा जाता है कि लाइक आप ये कह सकते हो कि बायो एनर्जी इनिशिएटिव और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को सिग्निफिकेंटली फंड भी मिला है। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आप ये कह लीजिए सेक्टर को रिफॉर्म करने वाले प्रोग्राम को भी एटलीस्ट 39% का, आप यहाँ देख रहे हो 39% का इंक्रीज मिला है बजटरी एलोकेशन के अंदर। हाइड्रो पावर की अगर मैं बात करूँ तो इनिशिएटिव रुपीज़ में देखा जाता है कि 51 करोड़ रुपए एलोकेटेड किए गए थे। एंड जो फाइनेंशियल 24 की रिवाइज एस्टिमेट ₹20 करोड़ से 155% इंक्रीज है। 2000 मेगावाट सब्सिडरी लोअर प्रोजेक्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम में बिल्ड हो रहा है। दिसंबर 2024 तक आप ये कह सकते हो कि इसका फुल्ली ऑपरेशन होने की एक्सपेक्टेशन है। गाइस, अगर सोलर एनर्जी की बात की जाए ना, प्रमोशन स्कीम के बजट एलोकेशन को इंक्रीज करके 8,640 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जो फाइनेंशियल 24 की रिवाइज एस्टिमेट जो 4,941 करोड़ का था ना, जिसमें 75% राइज था, ये फिगर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना को इंक्लूड नहीं करती है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को सोशलाइजेशन पर फोकस करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं आती जो चीज़ें कही गई हैं। एंड गाइस, ये भी देखने को मिलता है कि अपकमिंग बजट के अंदर एनर्जी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज के लिए इंसेंटिव्स ऑफर करना चाहिए, ताकि क्लीनर और मोर एफिशिएंट एनर्जी सॉल्यूशंस को अडॉप्ट किया जा सके। देखिए अपकमिंग बजट के प्रायोरिटीज रखी गई है। एंड गाइस, कार्बन को कैप्चर और उस यूज करने के एफर्ट को एनकरेज करना चाहिए, ताकि इमिशंस को मिनिमाइज किया जा सके। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करना एसेंशियल है, ताकि पावर डिलीवरी की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी एनहांस हो सके।
कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना चाहिए ताकि एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई हो सके और कन्वेंशनल कोल बर्निंग मेथड पर रिलायंस कम हो सके। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो अब पावर सेक्टर में आपको तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं और क्या क्या चीज़ें अब जो पावर सेक्टर जो बजट आएगा, पावर सेक्टर जो अपकमिंग बजट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटीज़ पे रखी जा रही हैं। तो ये चीज़ें आपको तो आई होप क्लियर हो गई होंगी ना। अगर आपको वीडियो को फिर भी पॉज करके पढ़ना है, आप इसको डेफिनेटली वन बाय वन आप चीज़ों को स्टेप्स को पढ़ के चल सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, यही एक बात और निकल के है कि जो AEPEF है उन्होंने अर्ज करा खट्टर जैसे कि प्राइवेटाइजेशन एंड हो जाना चाहिए, जिसको आप कह सकते हो कि द ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन है, जिन्होंने थर्सडे को ही जो मिनिस्टर है ना, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उनको प्राइवेटाइजेशन एंड करने के लिए बात की है। एंड एक अमेंडमेंट, मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो मैनेजमेंट है उस पर टॉप क्वालिफाइड इंजीनियर्स आप रखें। उन्होंने एक आप कह सकते हो लेटर भी, मतलब एक मेमोरेंडम भी जो मेमोरेंडम टू द पावर मिनिस्टर को भेजा है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि प्राइवेटाइजेशन जो बिल है ना अभी वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आता है तो सरकार को खतरा हो सकता है। क्यों आप पता है आपको, जो प्राइवेटाइजेशन शुरू भी हुआ था, एक्सपेरिमेंट भी क्या कहा गया था महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बट अब वो विड्रॉन कर दिया गया क्योंकि वो वापस सही साबित नहीं हुआ है। देखिए, इट ऑल्सो डिमांड दैट इन व्यू ऑफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, मतलब उनका कहना है जो कोल प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एंड इंस्ट्रक्शन टू द पावर जनरेशन हाउसेस टू इंपोर्ट कोल कंपल्सरी शुड बी विड्रॉन। ठीक है, जो आप ये कह लीजिए जो बाहर से मंगाने का है ना वो शुड बी विड्रॉन, मतलब वापस ले जाना, हमें बाहर से नहीं निर्यात करना चाहिए। द बॉडी ऑल्सो सेड दैट द मेक द एनर्जी सेक्टर स्ट्रॉन्ग, हमें खुद को ही, अपने भारत को ही और हमें खुद को ही, अपने पावर सेक्टर को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि हम खुद ही के अंदर ही अपनी कंट्री को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। एंड साथ के साथ आप देख सकते हो जो बिसाइड जितने सारे चेयरमैन इसके अंदर नाम सुनने को मिल रहे हैं। देखिए एक चीज़ ये भी कही गई है, तो द मेमोरेंडम स्टेटेड दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू गिव लाइसेंस। एंड देखिए क्या है कि ये कहा गया है कि प्राइवेट हाउसेस को जिसकी लाइसेंस है, मतलब अगर आप प्रोवाइड कराते हो तो एक उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम हर एक तरह की कैटेगरी के लोगों को बिजली नहीं उपलब्ध करा सकते, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात रखी कि प्राइवेटाइजेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। मेमोरेंडम स्टेटेड दैट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू गिव लाइसेंस टू प्राइवेट हाउसेस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस मिलना चाहिए। ठीक है, एंड पब्लिक सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है एंड देखा गया कि उस पर गौर लाभ था कि इट वॉज नॉट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट सेक्टर कि पावर हाउसेज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब सबको नहीं मिलेगा। एंड इसीलिए बात से उन्होंने आरोप बताया कि अगर कंपनीज वुड यूज द नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट डिस्कॉम, अगर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की डिस्कॉम को यूज कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिसिटी टू प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज होंगी ना वो इन लोगों को ही मिलेंगी, लेकिन जो सरकारी जो कंपनियां होंगी उनकी कंडीशंस वर्स हो सकती है, वो खराब हो सकती है। ठीक है, अगर आप और छोटी कंपनीज हैं अगर आप उनको देखो तो, और देखा जाता है कि ये सब मेमोरेंडम जो किया गया था अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ्रेंचाइजी जिनको थी एक्सपेरिमेंट किया गया था वो फेलियर साबित हो गया। एंड देखिए 2015 में जो रिलायंस पावर को लाइसेंस मिला उनको रद्द कर दिया गया था 2015 में, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब सब जगह पर तो बिजली नहीं पहुंची थी ना, जिसकी वजह से उनके लाइसेंस को क्या करा था, रद्द कर दिया गया था। एंड अभी देखा जाता है कि टाटा पावर, देखिए अगेन इन 2020 में एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया इन उड़ीसा वाज गिवन टू टाटा पावर। ठीक है, उड़ीसा का डिस्ट्रीब्यूशन था टाटा पावर को दे दिया गया था। देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इट स्टेटेड, और कहा गया कि अभी तक वहां पर कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं देखने को मिली है। एंड देयरफॉर इट डिमांडेड विड्रॉल ऑफ दीज फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स को वापस ले लेना चाहिए। एंड एपीएफ का ये भी कहना है कि हमारा इंडिया इतना पर्याप्त है कि उसके अंदर इतना कोल है थर्मल पावर प्लांट के लिए, तो वही बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी कहा गया कि जो ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने दिए कि बाहर से, और उसको बढ़ा दिया गया 4% तक एक्सटेंडेड कर दिया गया टिल 2024 तक, तो उसको क्या कराया गया है कि उस ऑर्डर्स को वापस ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम सबको चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो छोटी छोटी कंपनीज जो है ना, निजी कंपनीज, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि वो उनको और प्रोजेक्ट्स मिले और हम लोगों को बिजली सस्ते दाम पे उपलब्ध करा सके।
ठीक है, ये सारी बात चल रही है। तो आप कह सकते हो टाटा पावर को जो प्रोजेक्ट मिला था जिसके अंदर वो खड़ी नहीं उतरी, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसकी वजह से टाटा पावर 2020 आपने देखा होगा, तो उसमें बीच में वो कहते थे कि बहुत धीरे धीरे इसमें हो रहा है इम्प्रूवमेंट। अगर आप देखोगे 2020 की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक देखिए 500% तक का रिटर्न दिया है इसने। एंड 2020 में अगर हम आ जाए ना, यहाँ देखो 2020 में ये धीरे चढ़ा है, इस बीच में इसने बहुत तगड़ी गिरावट आई। आप देखो उसमें मतलब जो प्रोजेक्ट था उसमें काम जो नहीं हो पाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो उसको और प्रोजेक्ट्स मिले उसके बाद इसके अंदर इसमें ग्रोथ देखने को मिली। उससे पहले इसके अंदर ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। एक उड़ीसा का डिस्ट्रीब्यूशन जो काम था वो इनसे मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, तो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो टाटा पब्लिक का जैसे अब JSW एनर्जी स्टॉक बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये अपने कैपेक्स को बढ़ाने की बात कर रहा है, 2025 तक पावर सेक्टर के अंदर और पैसा लगा सकता है, कितना 15,000 करोड़ तक का। ठीक है, ये एक बात इसके अंदर चल रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी को भी थोड़ा सा ध्यान में लेकर चल रहा है ये। ठीक है, इतना वो इन्वेस्ट कर सकता है, इतना 20 गीगावाट 40 गीगावाट तक का फैक्ट्री का एक स्ट्रैटेजी चल रही है इसके 2.0 आप जो कह सकते हो। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में इस मेरी वीडियो पे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, जिसमें हाइड्रो सोलर थर्मल सबके बारे में इसने बात कही है। गाइस भाई अगर नैनीकोल के बारे में कहूँ तो नैनीकोल को ना पहले उन्होंने एक बात चली थी कि अभी क्या है इनका ना एक एनर्जीज का एक प्लांट आप कह लीजिए जो ये बनाना चाहते हैं। फॉरेस्ट लैंड जो था, जो पहले ना सरकार वहाँ तेल लगाने की उनको दे नहीं रही थी, लेकिन अब उसको ना पास कर दिया गया। अब मतलब कहा जाता है कि जो उड़ीसा दावा करती है, जो ये नैनीकोल माइन है ना, जो दावा करती है उड़ीसा के अंदर कि वो 10 मिलियन टन पर ईयर कोल प्रोड्यूस करती है, तो अब क्या वो बहुत जल्दी ऑपरेशनली शुरू होने वाला है। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ चीज़ें जो सरकार है, जो उधर की मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर से उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो रिजॉल्व कर दिया इस इशू को। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको पता है हमारे इंडिया में ही कोल का काम होने लगेगा, प्रोडक्शन होने लगेगा, तो हमें बाहर से इम्पोर्ट करने की जरूरत तो है नहीं। और इससे काफ़ी सारी जब बिजली बूस्ट होगी, पावर सेक्टर बूस्ट होगा, तो उस रिलेटेड कंपनीज है वो भी बहुत जल्दी बूस्ट होंगी। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि पावर सेक्टर से रिलेटेड ये वीडियो है तो उसको पूरा वॉच करें, क्योंकि हो सकता है पावर सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स आप लोगों के पोर्टफोलियो में हो तो आपको आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो और आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सके। सो गाइस खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। जहाँ पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।